प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये विद्युत आवेश क्या होते हैं और आवेश का प्रकार क्या होता है। उसके बाद हम लोग फाइनली विद्युत धारा पे आ जाएंगे और लास्ट में हम लोग इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आंकिक प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विद्युत आवेश क्या है, क्योंकि इसके बिना आप विद्युत धारा को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो विद्युत आवेश क्या है बाबू। चलिए हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं कि ये विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, विद्युत आवेश को आप इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हो। ये जो चार्ज शब्द आपके सामने है इससे रोज आप परिचित होते हो, रोज जो है कि इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो। जैसे जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, देखिए डिस्चार्ज आप कर रहे हो ना, तब भी चार्ज का उपयोग कर रहे हो। जब मोबाइल जो है कि चार्ज हो जाता है तो कहते हो कि मोबाइल फुल चार्ज हो गया है। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो आप कहोगे कि मोबाइल ने आवेश ग्रहण कर लिया, यानी मोबाइल आवेशित हो गया है। तो ये चार्ज क्या है जिसको आप कहते हो कि चार्ज हो गया है, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। देखना बाबू, ये आवेश कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन किस तरीके का इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी पदार्थ होगा तो वो जो है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। यानी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक कण को हम परमाणु कहते हैं। आपको पहले से पता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही गति कर सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति नहीं कर सकता। तो देखिए, जब किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण के कारण पदार्थ विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, यानी उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जिस वजह से, यानी जिस गुण से ये उत्पन्न होते हैं उसी गुण को आवेश कहते हैं। आपको थोड़ा क्लियर हम कर दें, यानी जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसको आप बढ़िया से डिफाइन करना चाहते हो, परीक्षा के लिए लिखना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा चाहे विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि विद्युत आवेश कहलाता है। फिर से आपको थोड़ा फ्लो में हम बता देते हैं। यानी आप कहोगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो ही गया होगा। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही आवेश कहलाती है। यानी किसी पदार्थ में आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहने का मतलब इलेक्ट्रॉन गया है। जैसे मोबाइल चार्ज की ही बात कर रहे थे, तो मोबाइल चार्ज होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवेश किया है ना, कहीं चार्ज कुछ और थोड़े ना, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आपने बचपन में ऐसे जब बालों से जब किसी पेन को या मार्कर कहते हैं, हमारे पास मार्कर है, यानी पेन को जब ऐसे रगड़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसमें एक आवेश प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर पाते हैं। यानी इसमें एक चार्ज आया है तभी तो आकर्षित होता है ना। तो यानी घर्षण द्वारा आप चार्ज को उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है,
यानी अगर चार्ज आपको उत्पन्न करना है तो घर्षण द्वारा भी हो सकता है। घर्षण होता है तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या तो कमी हो जाती है या तो वृद्धि हो जाती है। तो देखिए आवेश कमी या वृद्धि पर आधारित, मतलब आवेश के जो प्रकार है वो इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि पर ही आधारित होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे समझते हैं ये विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है। कभी आवेश निकालने की जरूरत पड़ी तो आप सूत्र कौन सा इस्तेमाल करोगे। तो देखना बाबू, यदि आवेश Q हो तो इसका सूत्र होता है N इंटू ई, जहां पर यहां N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब आपको कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसी सूत्र का इस्तेमाल करोगे। जो ये E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो 1.6 गुणे 10 पर घात -19 कूलाम होता है। एक चीज और आपको समझना है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कितना होता है, तो कूलाम होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पर घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक। और जो प्रोटॉन होता है उस पर भी आवेश इतना ही होता है, बट प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, चलिए हम यहां लिख देते हैं, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। ठीक है, बट एक अंतर दोनों में होता है। क्या होता है, तो धन का और ऋण का होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो माइनस में होता है और जो प्रोटॉन पे आवेश होता है वो प्लस में होता है। बस इतना ही फर्क होता है। यानी यहां माइनस लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर का आवेश हो जाएगा, यहां प्लस लगा देंगे प्रोटॉन पर का आवेश हो जाएगा। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जानते हो। चलिए हम लोग बात करेंगे अब दूसरा हम लोग का जो टॉपिक है, आवेश के प्रकार। तो चलिए हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, आवेश के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए चार्ज केवल कर देते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा जो होता है वो होता है ऋणावेश। धनावेश को इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। निगेटिव चार्ज कहते हैं। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अब हम चर्चा करेंगे कि कोई वस्तु धनावेशित कब कहलाएगी, कोई वस्तु ऋणावेशित कब कहलाएगी, यानी धनावेश किसे कहेंगे और ऋणावेश किसे कहेंगे। देखिए जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप समझो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब ऋण कम हो रहा है, यानी धन ज्यादा हो रहा है। यानी किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। तो इसी को आप डिफाइन कर सकते हो बढ़िया से, कहोगे किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दें आप, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। हम आपको उदाहरण से भी समझाते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण हम जो है कि धनावेश का ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का, जब किसी कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच के छड़ से एक इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब कांच का जो छड़ है वो धनावेशित हो गया, क्योंकि इसमें का एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया रेशम के कपड़े में, यानी कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में प्रवेश हो गया। इसका मतलब कांच का जो छड़ है वो पॉजिटिव हो गया और रेशम का जो कपड़ा है वो निगेटिव हो गया, यानी इसने धनावेश, ये पदार्थ धनावेशित हो गई और ये पदार्थ ऋणावेशित हो गई। चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं ऋणावेश क्या होते हैं। धनावेश की तो चर्चा हो चुकी है, तो उसी के अपोजिट बात कहेंगे हम लोग। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो पदार्थ ऋणावेशित कहलाता है, लेकिन ऐसे तो लिखेंगे नहीं हम लोग। इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, यानी किसी पदार्थ में वृद्धि के कारण, किसी पदार्थ में वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो ऋणावेश हो जाएगा, यानी वो आवेशित और ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे आबनूस की छड़ को, आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो आप बिल्ली की खाल से एक इलेक्ट्रॉन जो है कि आबनूस की छड़ में प्रवेश कर जाता है। अब बताओ बाबू, आबनूस की छड़ धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी? क्योंकि आबनूस की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसका मतलब ये होगा ऋणावेशित। क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा। यानी जब किसी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ी जाती है तो आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल जो है कि धनावेशित हो जाती है। आई होप कि आपको ये आवेश के प्रकार समझ में आ गए। हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, जितनी भी चीजें पढ़ाएं, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना आवेश क्या है, यानी हमने जाना कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, मतलब पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, दूसरे टाइप से हमने आवेश को बताया कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या ही होती है वही आवेश कहलाती है, यानी आवेश कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने आवेश के प्रकार को पढ़ा, जो दो टाइप के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। बाबू आपको जो है कि वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बढ़िया हम लोग जानकारी अभी पढ़ने वाले हैं। आपके पास अभी विद्युत धारा और आंकिक प्रश्न भी देखना है, तो चलिए आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग विद्युत धारा देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि विद्युत धारा क्या है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट क्या है। आपने धारा तो अभी कहा, विद्युत धारा, धारा शब्द से आप परिचित हो, हमेशा जो है कि इसकी चर्चा करते हो। जैसे जल की धारा, दूध की धारा, इस तरीके से आप बोलते हो। जब दूध बहती है तो दूध की धारा, जब जल बहता है जल की धारा। उसी प्रकार से हम इसमें विद्युत धारा में आवेश की धारा पढ़ने वाले हैं। माने जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उसी आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं।
यानी विद्युत धारा कुछ और नहीं है, आवेश प्रवाह की दर है। किसकी दर है बाबू? तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बाबू? तो विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है और विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू बाई टी, जहां आपको पता है क्यू जो है आवेश है और टी जो है किस समय है, ठीक है। और जो इसका मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक होता है, जो एक मूल मात्रक होता है बाबू। जो एसआई एम्पियर जो है कि एसआई मात्रक है, चलिए यहां लिख देते हैं। एम्पियर कौन सा मात्रक है बाबू? तो एसआई मात्रक होता है और साथ में ये मूल मात्रक भी होता है। तो आपको कभी कोई पूछ दे एक मूल मात्रक बताओ तो आप इसका नाम दे सकते हो। चलिए मात्रक हमने सीखा 1 एम्पियर। कभी कभी आपके परीक्षा में 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ ली जाती है। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 1 एम्पियर की परिभाषा याद हम नहीं करवाएंगे, आपको बनवा देंगे, बनाना सिखवा देंगे, ठीक है। चलिए बाबू पहले यहां पे एक बार जितनी हमने यहां पे चर्चा की एक बार रिवाइज करते हैं। विद्युत धारा आपसे पूछा जाए क्या है, सीधा आपको जवाब देना है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है आई बराबर क्यू बाई टी, जहां क्यू आवेश है, टी समय है। इसका मात्रक एम्पियर है और ये एक एसआई मात्रक होता, एसआई मात्रक एम्पियर है और ये एक मूल मात्रक होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा हमें बनानी है तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना। देखना बाबू, अगर Q बराबर 1 कुलाम कर दिया जाए, सबसे पहले यही जानना है ना मैं 1 एम्पियर होगा कब, जब आवेश को 1 कुलाम कर दिया जाए और समय को 1 सेकेंड कर दिया जाए, तो जो आई का मान होगा बाबू 1/1 यानी 1 एम्पियर हो गया। तो 1 एम्पियर क्या है बाबू? 1 सेकेंड में किसी चालक में 1 सेकेंड में यदि 1 कुलाम आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। चलिए बढ़िया से थोड़ा करते हैं। यानी किसी चालक में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित करने में 1 सेकेंड का समय लगता है, तो उसमें 1 जो है कि एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। यानी दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी चालक में 1 सेकेंड में यदि 1 कुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में 1 एम्पियर धारा बहेगी, ठीक है। आई होप कि आपको 1 एम्पियर की परिभाषा बनाने का ढंग आ गया होगा। चलिए इससे जुड़ी एक और भी जानकारी सीखते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा मापने वाला यंत्र कौन होता है? के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी परिपथ में धारा मापनी हो कि कितनी एम्पियर धारा बह रही है तो आपको अमीटर का प्रयोग करना है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यह भी आपको समझना होगा कि कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है।
यानी जब आपको किसी परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना हो कि कितनी एम्पियर धारा बह रही है, तो आपको उसमें अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ने होंगे, तब जाके आपको जो है कि धारा का मान पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, आपको यही पॉइंट याद रखने हैं कि अमीटर का प्रयोग किया जाता है, कैसे जोड़ता है, श्रेणी क्रम में, इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका सूत्र ये होता है। ये मुख्य मुख्य पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अब हम लोग सीधा आ जाएंगे आंकिक प्रश्न में। किसमें आ जाएंगे? आंकिक प्रश्न में आ जाएंगे। अब इन तीनों यानी दोनों टॉपिक आवेश और विद्युत धारा पर आधारित जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग आंकिक प्रश्न देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कर एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बाबू यहां देखो, आपको धारा का मान ज्ञात करना है, यानी हमें आई बराबर ज्ञात करना है कि कितना होगा। दिया क्या है? तो 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश दिया है। इन n की वैल्यू आपको दिया है 10, ठीक है, और आप यहां से अगर n की वैल्यू दिया है तो आप आवेश निकाल सकते हो, क्योंकि आवेश का सूत्र होता है n इंटू ई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धारा I का सूत्र होता है Q बाई टी, और चूंकि हमें 1 सेकेंड में ही निकालना है, यानी t की वैल्यू हमारे पास है 1 सेकेंड, यानी हमको Q की वैल्यू निकालनी है ताकि धारा का मान निकल सके। तो देखना बाबू, यहां से निकालेंगे हम लोग, यहां 10 हो जाएगा, यहां E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 पर घात 19 कूलम। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां एक घात कम हो जाएगा, क्योंकि 10 पर घात यहाँ पे 1 है, माइनस 19 प्लस 1 करोगे तो 18 हो जाएगा। ये 1.6 गुणे 10 पर घात माइनस 18 जो है कि कूलम आवेश हो जाएगा। चलिए बाबू, अब यहां पे Q के जगह पे रखेंगे 1.6 गुणे 10 पर घात माइनस 18, चूंकि 1 सेकेंड में निकालना है प्रवाहित आवेश, तो आवेश की संख्या आ गई, यानी विद्युत धारा आ गई 1.6 गुणे 10 पर घात माइनस 18 एम्पियर, यानी इतनी एम्पियर धारा प्रवाहित होगी इस चालक तार में। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी n बराबर कितना होगा। क्या दिया है बाबू? तो आवेश दिया है 1 कूलम। हमने अभी सूत्र पढ़ा, Q बराबर n इंटू ई। n की वैल्यू निकालनी है, यहां से आप इसको ऐसे कर सकते हो, n बराबर Q बट्टा ई। Q का मान है 1, E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 पर घात माइनस 19 कूलम। 1 में 1.6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6.625, 10 पर घात माइनस 19 को ऊपर ले जाओगे तो 10 पर घात प्लस 19 हो जाएगा। इस दशमलव के एक अंक खिसकाते हैं हम लोग, आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 18 आ जाएगा, क्योंकि जब दशमलव दाहिने साइड खिसकाएंगे तो एक जो है कि घात कम हो जाती है। अगर इस ऋण में अगर होती तो ये घात बढ़ जाती, धन में है तो ये घात कम हो जाएगी। ये आपको समझना है थोड़ा सा। ये हम लोग का आ गया, मात्रक इसका नहीं होगा, आंसर लिखेंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, करा किसी चालक पर कुल आवेश 8 गुणे 10 पर घात माइनस 19 कूलम है जो ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखिए हमारे पास दिया है जो कुल आवेश है वो इतना है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है, खैर इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी हमें फाइनली इसमें n की वैल्यू पूछ रहा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा कितनी है। यहां पे Q की वैल्यू आपको दिया हुआ है
8 इंटू 10⁻⁻19 दिया है, कूलाम दिया है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या वाला सूत्र लगाना है, Q बट्टा E। ठीक है, Q का मान होगा 8 इंटू 10⁻⁻19। E की वैल्यू जानते हो आप लोग, 1.6 इंटू 10 पर यहां पे -90। ठीक है, 10⁻⁻19 से डिवाइड हो जाएगा, यहां बचेगा 8/1.6। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे वाला पॉइंट खिसक जाएगा, गायब हो जाएगा और ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। और 16 पच्चे होता है 80, यानी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। करा बिंदु ए से बी की ओर 10 पर घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 पर घात -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? बाबू इसमें 10 पर घात 10 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, माने इसमें n की वैल्यू दिया है 10 पर घात 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 पर घात -4, ये समय दिया हुआ, t की वैल्यू दिया है 10 पर घात -4 सेकेंड। इसमें पूछा जा रहा है कितनी विद्युत धारा, यानी I की वैल्यू पूछी जा रही है और साथ में दिशा भी पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा हम दिशा पे चर्चा कर लेते हैं। जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो ऋण से धन की तरफ होती है। तो बाबू यहां देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है वो ए से बी की तरफ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है? ए से बी की तरफ। तो आई की दिशा किधर होगी? बी से ए की तरफ। तो एक तो उत्तर मिल गया, जो धारा की दिशा होगी वो बी से ए की तरफ होगी। कितनी होगी निकाल लेंगे हम लोग। आई बराबर सूत्र होता है Q/T, लेकिन हमें Q की वैल्यू पता नहीं है, तो Q की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे N.E से। N बराबर दिया है 10 पर घात 8, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 गुणे 10 पर घात -19। ये 1.6 इंटू हो जाएगा, 19 में से 8 घटा दोगे 10 पर घात -11 हो जाएगा। मान रखते हैं तो होगा 1.6 गुणे 10 पर घात -11 बट्टा समय हो जाएगा 10 पर घात 8। 10 पर घात 8 जब ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, -11 और -8 1.6 इंटू हो जाएगा 10 पर घात -19 एम्पियर। तो जो धारा का मान मिलेगा वो मिलेगा 1.6 इंटू 10 पर घात -19 एम्पियर की धारा बहेगी। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बाबू, देखिए क्या मिस्टेक हुआ है। तो यहां पे -4 है, क्योंकि यहां -4 ही तो है ना, यहां पे -4 है। तो 10 पर घात -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो होता है 7 4 11, यानी 10 पर घात -7 होगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। आप इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद बच्चों और भी जो है कि आंकिक प्रश्न है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है जिसके कारण हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में विभव क्या है, विभवांतर क्या है, फिर इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है कि अगला लेक्चर देखना ना भूले। आई होप कि आपको ये आज की जो पढ़ाई है, आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया हो। अगर आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को, और साथ में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।